हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। तो पिछली क्लासों में हम लोगों ने देख लिया था एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड थे ग्लैंड्स, मेम्ब्रेन्स, और आज आगे हम लोग देखेंगे कनेक्टिव टिश्यू। चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आइए, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। बोलते हैं ना, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू फाउंड इन द बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। यही है हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला। तो जो ये टर्म है कनेक्टिव टिश्यू, वो अप्लाइड होता है टिश्यू दैट फिल्स द इंटरस्टिसेस बिटवीन मोर स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स। इंटरस्टिस का मतलब समझ रहे, स्पेस होता है। इंटरस्टिशियल टिश्यू होता है, टिश्यू के बीच स्पेस होता है। समझिए, इंटरस्टिशियल मतलब स्पेस हुआ, और उस स्पेस में कहां पाया जाएगा? बिटवीन स्पेशलाइज्ड एलिमेंट। स्पेशलाइज्ड एलिमेंट का कहने का मतलब यहाँ पर है ऑर्गन्स हो गया और बहुत सारा चीज हो गया, बोन्स हो गया, कार्टिलेज, वहीं पर पाया जाता है स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स। तो यही लिखा है, द टर्म कनेक्टिव टिश्यू इज अप्लाइड टू ए टिश्यू दैट फिल्स द, जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस को फिल करता है कोई स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स के बीच में। आगे बढ़िए। कनेक्टिव टिश्यू सर्व्स, कैसे सर्व करता है? ये होल्ड इट टुगेदर, मतलब कोई ऑर्गन है उसको होल्ड टुगेदर, पकड़ के रखता है। ये और क्या करता है? सपोर्ट्स एपिथेलियल। एपिथेलियम जो होता है हमारे ऑर्गन के अंदर, एपिथेलियम पाया जाता है, म्यूकोसा जो बनाता है एपिथेलियम, तो उसको सपोर्ट्स, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वही लिखा, होल्ड्स टुगेदर एंड टू सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। एंड ऑर्गन के अंदर, ऑर्गन विद इन एन ऑर्गन डिफरेंट एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है। फॉर दिस रीजन, यही कारण है कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में हर एक पार्ट में, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। समझिए, इतना क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये क्या करता है? ये ऑर्गन को, स्पेशलाइज्ड एलिमेंट्स को होल्ड करके रखता है, होल्ड करता है, सपोर्ट करता है, और क्या करता है? डिफरेंट एलिमेंट्स विद इन ऑर्गन। और इसी कारण से हम लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है। आगे बढ़िए, फंक्शंस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इस फंक्शन ऑफ द क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, रोल एज एन मीडियम फॉर एक्सचेंज की तरह करता है एक्ट, एक्सचेंज प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है एक्सचेंज के लिए, और क्या? डिफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी करता है, एंड स्टोरेज ऑफ फैट। और आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? याद रख सकते हैं फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को सीड से। सीड्स एक ई को हटाकर बाकी सबसे। देखो, पहला स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है? पढ़ते आ रहे बोन कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? बोन होता है और कार्टिलेज होता है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू में क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स नहीं होता है, तो क्या करता है? एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू किस लिए जाना जाता है? एक्सचेंज के लिए और बहुत सारी चीज के लिए। ये याद रखिए, एक्सचेंज में मदद करता है। थर्ड वन इज द डिफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारा चीज पाया जाता है, जैसे प्लाज्मा सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस। तो वो क्या करता है? हमारे बॉडी में मैक्रोफेज क्या करता है? इनगल्फ करने का काम करता है फॉरेन मटेरियल्स को। तो यही बोल रहा है, डिफेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। एंड लास्ट वन इज द स्टोरेज ऑफ फैट। स्टोरेज ऑफ फैट इन द सेंस ऑफ एडिपोसाइट्स। पर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोसाइट्स आर द सेल्स, आर द कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो स्टोरेज ऑफ फैट भी काम कर रहा है एडिपोसाइट्स। समझ गया? फंक्शंस क्लियर है? इसका इंट्रोडक्शन हो गया, फंक्शन हो गया, और अब आगे कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या कंपोनेंट है कनेक्टिव टिश्यू के? तो तीन चीज याद रखें कनेक्टिव टिश्यू में। तीन चीज, पहला फाइबर्स होंगे, दूसरा ग्राउंड सबस्टेंस होंगे, और तीसरे सेल्स होंगे। फाइबर में क्या अंश ऑफ फाइबर हो जाता है? आप लोग पढ़ते आ रहे, कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। रेटिकुलर फाइबर इज नथिंग बट इट इज ए टाइप ऑफ कोलेजन। कोलेजन वन तो होता है कोलेजन थर्ड इज नोन एज आल्सो कॉल्ड रेटिकुलर फाइबर। कोलेजन थर्ड इज नोन एज आल्सो रेटिकुलर फाइबर। और लास्ट वन इज द इलास्टिक फाइबर। कौन कौन फाइबर पढ़ना है? कोलेजन, रेटिकुलर, इलास्टिक। एंड द सेकंड कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज ग्राउंड सबस्टेंस। व्हाट इज द ग्राउंड सबस्टेंस? क्या ग्राउंड सबस्टेंस मतलब समझे, साइटोप्लाज्म जो बना रहा है ग्राउंड सबस्टेंस है। कौन सा होता है? प्रोटीओग्लाइकेंस, ग्लाइकोअमीनोग्लाइकेंस होता है। इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग। अभी आप देखिए कि कंपोनेंट्स कनेक्टिव टिश्यू किस चीज से मिलकर बना है, उसका कंपोनेंट क्या है। तो पहला फाइबर हो गया, क्लियर है। दूसरा ग्राउंड सबस्टेंस, एंड थर्ड वन इज द सेल्स। इसमें कुछ सेल्स पाए जाएंगे। और कौन कौन सेल्स होते हैं? दो तरह के सेल्स होते हैं, पहला तो माइग्रेंट एंड दूसरा वन इज द रेसिडेंशियल। तो रेसिडेंशियल किसको कहते हैं? इनसे बोलते हैं ना, आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी। तो यही होता है जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रोड्यूस हुए हैं और थ्रू आउट लाइफ उसी में रहेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? रेजिडेंशियल सेल्स। इसका क्या क्या एग्जांपल है? फाइब्रोब्लास्ट इज द एग्जांपल ऑफ रेजिडेंशियल सेल, क्योंकि इसी में कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रोड्यूस होता है और उसी में थ्रू आउट लाइफ अपना जीवन यापन करता है। एंड सेकंड वन इज द मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स लगाया तो किस चीज को और प्रोड्यूस करेगा? स्टेम सेल्स किसी चीज को बनाएगा, तो मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स इज द सेकंड वन। एंड थर्ड वन इज द एडिपोसाइट सेल। एडिपोसाइट मतलब फैट सेल्स होते हैं जो स्टोरेज ऑफ फैट में काम करते हैं। समझ में आया? रेजिडेंशियल में कौन हो गया? फाइब्रोब्लास्ट, मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। एंड माइग्रेंट में कौन कौन आ जाएंगे?
माइग्रेंट का मतलब क्या है, जो ब्लड में घूम रहे हैं, ब्लड में चल रहे हैं, ब्लड में मतलब अपना फ्लो कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड से कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएंगे। कौन कौन आते हैं, ल्यूकोसाइट्स आ गया, ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, समझे। सेकंड वन इज द मैक्रोफेज, मैक्रोफेज का मतलब समझ रहे, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रॉम बोन मैरो, बोन मैरो से मोनोसाइट निकलता है, मोनोसाइट जाके जब कनेक्टिव टिश्यू में चल गया तो उसी को नाम देते हैं मैक्रोफेज। थर्ड वन इज द प्लाज्मा सेल्स, इट क्या करता है, एंटीबॉडी सिक्रेट करने में काम करता है। एंड फोर्थ वन इज द मास्ट सेल्स। समझ में आया, रेजिडेंशियल समझ गया। माइग्रेंट में क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। फिर फाइब्रोब्लास्ट को हम लोग पढ़ते हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या है, फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर, ब्लास्ट मतलब फाइबर फॉर्मिंग सेल्स, समझ रहे हैं। फाइबर मतलब फाइबर एंड ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग सेल्स, क्लास्ट मतलब डिस्ट्रॉइंग सेल्स, समझ रहे हैं, ब्लास्ट क्लास्ट। तो आगे बढ़े, कंस्टिट्यूट द मोस्ट एबंडेंट वैरायटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल्स यही होता है फाइब्रोब्लास्ट। कंस्टिट्यूट द मोस्ट एबंडेंट वैरायटी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, समझ में क्लियर है। डिराइव्ड फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइमल सेल्स, कहां से डिराइव्ड है, मेसेंकाइमल सेल्स बोले थे ना, सेल्स में क्या पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स में, फाइब्रोब्लास्ट जो रेजिडेंशियल और पाए जाते थे मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स एंड एडिपोसाइट्स। तो ये कहां से आया है, फाइब्रोब्लास्ट वहीं से प्रोड्यूस हो रहा है, अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइमल सेल्स। इसका और बताएंगे आगे, एम्ब्रियोनिक मेसेंकाइमल सेल्स होता है, एडल्ट में अनडिफरेंशिएटेड मेसेंकाइमल सेल्स होता है, यही प्रोड्यूस करता है फाइब्रोब्लास्ट, क्लियर है। अब दो तरह की कैटेगरी आती है, दो तरह का वैरायटी देखा जाता है फाइब्रोब्लास्ट में, एक होता है इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट एंड एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट। नाम से पता आपको चल रहा होगा, इनएक्टिव मतलब इनएक्टिव है, ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। ये होता है देखिए, स्मॉल होता है एंड वाइड सेल होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, वाइड है और छोटा सा होता है और रॉड शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या ऐसे दिख रहा है, रॉड शेप्ड न्यूक्लियस दिख रहा है, और ये लाइटली एसिडोफिलिक होता है। लाइटली मतलब कहने का लाइटली स्टेन्ड एसिडोफिलिक, एसिडोफिलिक एसिड जो रहता है कैसा कलर देता है स्टेन में, रेड देता है, तो वही दिखाएगा कि इसके चारों तरफ रेड रेड दिख रहा है, ये लाइटली एसिडोफिलिक है। इतना भी एसिडोफिलिक नहीं है कि मतलब इसके पूरे सेल में दिखे, मतलब खाली सेंटर में ही दिखता है एसिड जब हम इसको स्टेन करते हैं। इतना जानना था आपको इनएक्टिव में। और एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट क्या होंगे, एक्टिव होगा जो फाइबर को प्रोड्यूस करेंगे, फाइबर बनाएंगे, तो यही का मतलब है। ऐसे लार्ज स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड या स्पिंडल शेप्ड को क्या बोलते हैं, स्टिलेट शेप्ड, स्टिलेट शेप्ड भी कहते हैं। तो लार्ज स्पिंडल शेप्ड विद अ वाइड न्यूक्लियस, इसमें अ वाइड न्यूक्लियस होगा। और सेकंड वन इज द, ये बेसोफिलिक होता है, बेसोफिलिक है, बेसो मतलब बेस कैसा कलर देता है स्टेन का, ब्लू देता है। यही इसके पूरे साइटोप्लाज्म कैसा है, ब्लू दिख रहा है आपको, ब्लू दिख रहा है, इसी दिखाने के लिए बेसोफिलिक ड्यू टू इंक्रीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बेसोफिलिक शो कर रहा है, क्योंकि इसके एंडोप्लाज्मिक जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक इसमें ज्यादा होता है और राइबोसोम भी होता है, और इसमें कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, इसीलिए कोई आपको यहाँ पर मार्जिन नहीं दिख रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, उसके न्यूक्लियस के अलोंग थोड़ा स्पेस दिखेगा, और ये क्या नहीं कर रहा है, फाइबर अपना प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आ गया, दो तरह के वैरायटी होते हैं, इनएक्टिव एंड एक्टिव फाइबर। अब सीधा आ जाइए इसके फंक्शन पे। फंक्शन क्या होगा, बता रहे फाइबर मतलब प्रोड्यूसिंग करना है, तो वही लिख रहा है, टू सीक्रेट प्रोटीन, प्रोटीन कोलेजन फाइबर किससे बना हुआ है, कोई प्रोटीन से, तो कोलेजन प्रोटीन से। इलास्टिक फाइबर इलास्टिन प्रोटीन से, तो प्रोटीन को सीक्रेट करता है कोलेजन, जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन, जो कि पॉलीमराइज हो जाते हैं, मतलब एक चैन बनाते हैं, लंबा सा चैन बनाते हैं, उसी का मतलब है पॉलीमराइज। विच पॉलीमराइज टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ, सिटी जहां भी लिखा होगा वहां कनेक्टिव टिश्यू होगा, समझ में आ रहा है। Which form various types of connective tissue fiber, मतलब कि ये सिक्रीट, प्रोटीन को सिक्रीट कर रहा है कोलेजन एंड इलास्टिन, और जो पॉलीमराइज होके वो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर बना रहे हैं। एंड सेकंड वन क्या कर रहा है, सिक्रीट्स वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब साइटोप्लाज्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सेमी सॉलिड पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सच एज ग्लाइकोज, अमीनोग्लाइकेंस। क्या होता है ऐसे कनेक्टिव टिश्यू के ग्राउंड सब्सटेंस में पाया जाता है, ग्लाइकोज, अमीनोग्लाइकेंस एंड प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, इतना ध्यान में रखें। ठीक है, आगे हम लोग फिर देखेंगे। चलिए फिर फाइब्रोब्लास्ट का एक और फॉर्म होता है मायोफाइब्रोब्लास्ट, इसको देखते हैं। मायोफाइब्रोब्लास्ट मतलब मायो मतलब समझ रहे मसल्स लाइक, एंड फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर फॉर्मिंग सेल्स। तो ले देखिए, इट कंटेन्स प्रोमिनेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोमिनेंट मतलब क्या था, प्रोमिनेंट मतलब पूरा अच्छा से, मतलब पूरा ज्यादा अच्छा तरीके से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन किए हुए रहेगा, एंड एक लार्ज गोल्जी एपरेटस कंटेन किए हुए रहेगा। और उसमें क्या था, ये एक्टिव फाइब्रोब्लास्ट में वो क्या कहता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं कंटेन किए हुए था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द साइटोप्लाज्म ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट, जो मायोफाइब्रोब्लास्ट का साइटोप्लाज्म है वो बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स कंटेन किए हुए रहेगा, बंडल्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स।
एंड डेंस बॉडी, जैसे डेंस बॉडी जैसे कि स्मूथ मसल सेल्स हमारा क्या करता है, एक्टिन एंड मायोसिन कंटेन किए हुए रहता है, उसी तरह से बोल रहा है कि जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होगा वो एक एक्टिन फिलामेंट्स का बंडल कंटेन किए हुए रहेगा और कुछ डेंस बॉडी जो कंटेन किए हुए रहेगा, जो कि सिमिलर होगा स्मूथ मसल सेल्स से। एंड थर्ड वन इज द एबंडेंटली फाउंड इन एरियाज ऑफ वुंड हीलिंग, ये कहां ज्यादा पाया जाएगा, जहां वुंड हीलिंग हो रहा है, जैसे आपको कट छट गया कहीं भी, कोई गहरा घाव हो गया, वहां जब आपको ठीक हो रहा होगा, वो जब मतलब सही हो रहा होगा, ठीक हो रहा होगा, तो उस एरिया में सबसे ज्यादा पाया जाएगा मायोफाइब्रोब्लास्ट। तो इसका फंक्शन आप लोग समझ सकते हैं, जहां वुंड हीलिंग हो रहा है तो वहां पाया जाएगा। तो वुंड हीलिंग में क्या काम करेगा, ये वुंड को कंट्रैक्शन कराएगा। वुंड जो होता है वो जब ठीक हो रहा होता है, देखते हो कोलेजन फाइबर जमा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर पहले जैसा हो जाता है और स्कार्स रह जाता है ज्यादा गहरा चोट में। तो उन कंट्रैक्शन का यही है कि उन कंट्रैक्शन जहां हो रहा होगा वहां मायोफाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होगा। उन कंट्रैक्शन क्या है, जो कि एक प्रोसेस है जो कि उन के क्लोजर, उनको जो घाव हो गया उसको बंद करने में सहायता करता है। ठीक है, आपको लग सकता है आज का लेक्चर थोड़ा तेज हो सकता है, पर आज कनेक्टिव टिश्यू थ्योरी पार्ट है, तो इसको ऊपर ऊपर देखिए, समझिए, और इसको आपको जानना थोड़ा जरूरी, इंफॉर्मेशन होना जरूरी है टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडिपोसाइट्स अगला सेल है और एक ही टाइप का सेल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। माइग्रेट रेसिडेंशियल सेल्स मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रोड्यूस हुए और थ्रू आउट लाइफ उसी में रहते हैं। थर्ड वन इज द एडिपोसाइट्स। एडिपो मतलब फैट और साइट्स मतलब सेल्स, फैट सेल्स, सीधा समझिए फैट सेल्स, आल्सो कॉल्ड एज फैट सेल्स, वही लिखा है फैट सेल्स, मतलब नाम को तोड़िए और आपको उसका अर्थ पता चल जाएगा, यही इसका खास बात है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। एडिपो मतलब फैट एंड साइट्स मतलब सेल्स, आल्सो कॉल्ड एज फैट सेल्स। और ये क्या कह रहा है, या तो ये सिंगली भी प्रेजेंट हो सकता है या कोई वेरिंग और इन ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है, और ग्रुप में प्रेजेंट होगा तो बहुत सारा एडिपोसाइट्स मतलब एक सिंगली मिलके बनेगा तो बहुत तरह का अलग तरह का साइज बनाएगा, तो वही लिख रहा है वेरिंग साइजेज। थर्ड वन इज द इन मेनी लोकेशंस इन द बॉडी में बहुत सारे ऐसे लोकेशंस है जहां की ये जो एडिपोसाइट है, फैट सेल्स है, वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक्यूमुलेट होंगे और क्या बनाएंगे, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो एक्यूमुलेट इन द सच लार्ज नंबर्स दैट दे फॉर्म एडिपोज टिश्यू। एडिपोज सेल्स से क्या मिलाएंगे, बहुत सारे सेल्स मिल गए तो क्या बन जाएंगे, एडिपोज टिश्यू। क्लियर है। फोर्थ वन इज आर यूजुअली स्फेरिकल, वह या तो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल या तो ओवॉइड होगा। जो इसका सेल्स होगा, उसका सेल्स का बात कर रहा है, तो स्फेरिकल होगा, ये ओवॉइड इन शेप होगा। बट द क्लोजली पैक्ड एडिपोसाइट्स अपीयर टू बी पॉलीगोनल इन शेप। इसका कहने का अर्थ समझ रहे हैं कि मतलब, इसका कहने का अर्थ समझिए कि मतलब जैसे सिंगली मिल रहा है एडिपोसाइट्स, यहाँ जो बात कर रहे हैं ना सिंगली मिल रहा है, तो वो हमको स्फेरिकल या ओवॉइड दिखेगा, मगर वही चीज आपको ग्रुप में मिल रहा है, जो ये सब फैट सेल्स है वो जो मिल गए मतलब ग्रुप में आ गए, तो आपको ये पॉलीगोनल शेप मिलेंगे, ऐसा कुछ पॉलीगोनल शेप में मिलेंगे। इसका कहने का अर्थ यही है कि यूजुअली स्फेरिकल और वाइड शेप में होते हैं, पर जब वो क्लोजली पैक्ड एडिपोसाइट मतलब ग्रुप ऑफ फैट सेल्स जब दिखेंगे वो पॉलीगोनल इन शेप हम लोग को दिखेंगे। ठीक है, समझने वाली बात यही है। और फंक्शन क्या है, फंक्शन से पहले देख लेते हैं, दो टाइप का होता है एडिपोसाइट, एक तो होगा यूनिलोक्यूलर एंड दूसरा मल्टीलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर मतलब एक लोकेशन होगा, देख रहे हैं इसको, देखिए इस सेल को, देखिए फैट सेल को, इसमें ये फैट सेल्स पूरा है, ये जो बीच वाला पार्ट हो गया ये फैट सेल्स हो गया, एक फैट सेल्स आपको पूरा मिलेगा, फैट का ड्रॉपलेट मिलेगा, मतलब लार्ज ड्रॉपलेट मिलेगा फैट का, यही है लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट। और ये क्या कर रहा है, जब लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट है तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफेरी पे आ जाएगा, मतलब चारों ओर आ जाएगा, और ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को भी दबाएगा, तो न्यूक्लियस को दबाएगा तो कैसा दिखेगा, न्यूक्लियस का फ्लैटेंड दिखेगा, फ्लैटेंड न्यूक्लियस, वही कह रहा है यूनिलोक्यूलर। इसको इट इज आल्सो नोन एज व्हाइट फैट, कॉमनली नोन एज व्हाइट फैट, द सिंगली लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज नोन एज व्हाइट फैट। यही लिखा है सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, मतलब सिग्नेट रिंग मतलब समझ रहे हो, एक तरफ न्यूक्लियस चल गया है तो यहाँ पर थोड़ा सा उभार आएगा, मतलब रिंग देखते हो, रिंग देखे हो, उसके ऊपर जो हम लोग पहनते हैं अपर बाहर वाले साइड में वो जैसे होता है रिंग, तो उसी को रिंग की तरह दिख रहा है, तो वही बोल रहा है सिग्नेट रिंग अपीयरेंस। सेकंड वन इसका बता दिए कि बीच में ही लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट आपको मिलेगा तो वो न्यूक्लियस को प्रेस्ड करेगा, तो प्रेस्ड फ्लैट न्यूक्लियस। एंड सेकंड वन इज द क्या है, मल्टीलोक्यूलर, मतलब मल्टीपल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट मिलेंगे, देख रहे हो सेंट्रल में न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर मल्टीपल ड्रॉपलेट्स मिल रहा है, 1 2 3 4 5 मल्टीपल ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट मिल रहे हैं, और इसमें साइटोप्लाज्म थ्रू आउट स्प्रेड रहेगा। ठीक है, इसको इट इज आल्सो नोन एज ब्राउन फैट। मल्टीलोक्यूलर कौन से नाम से जाना जाता है, ब्राउन फैट के भी नाम से जाना जाता है। कहां कहां पाया जाता है ये देख लेते हैं। व्हाइट फैट कहां पाया जाएगा, फाउंड इन पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है, जो हार्ट को लाइन कर रहा है, हार्ट को सराउंड करता है चारों तरफ से, वहां व्हाइट फैट पाया जाएगा और व्हाइट फैट पाया जाएगा। और कहां, जहां हम लोग के बॉडी को कुशनिंग चाहिए, मतलब कुशन चाहिए, मतलब थोड़ा बाउंस चाहिए, कुशन चाहिए, तो कहां चाहिए, सोल्स ऑफ द फीट, हमारे
पैर के नीचे जो सोल्स होता है उसमें चाहिए। और क्या, आईबॉल में भी आप लोग पढ़ते होंगे, आईबॉल में व्हाइट फैट पाया जाता है, उसको भी कुशन चाहिए। एंड थर्ड वन इज द कंटेन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में भी व्हाइट फैट पाए जाते हैं। एंड सेकंड वन इज द मल्टीलोकुलर, इट इज आल्सो नोन एज ब्राउन फैट, ब्राउन फैट इज आल्सो नोन एज फीटल फैट या इन्फेंट फैट। ये ज्यादातर फीटल लाइफ में मिलता है हम लोग को देखने के लिए, इन्फेंट में देखने को मिलेगा। देखो फीटल लाइफ में बैक ऑफ द हम्प, मतलब जो नेक का हम्प होता है वहां पर ब्राउन फैट पाया जाता है। और क्या, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा होंगे, जो बोल रहे हैं मल्टीलोकुलर ये ब्राउन फैट और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, इसी के कारण ब्राउन कलर आता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, आयरन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा और वो ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। तो क्लियर है, मायोफाइब्रोब्लास्ट्स एंड एडिपोसाइट्स हम लोग पूरा रेसिडेंशियल कनेक्टिव टिश्यू सेल्स क्लियर कर लिए हैं। जिनको स्क्रीनशॉट खींचना खींचिए, समझिए कि फिर लास्ट रेसिडेंशियल कनेक्टिव टिश्यू सेल है मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। तो समझ में आ रहा है मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स क्या होता है, जो प्लूरिपोटेंट मतलब टोटिपोटेंसी शो करता हो, मतलब कोई और नया सेल्स को वो बर्थ जन्म देने का कैपेसिटी रखता हो। तो यही लिखा है डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनल मेसेंकाइम। एम्ब्रियोनल मेसेंकाइम का मतलब क्या है, जो एम्ब्रियो में मेसेंकाइम है उसी से डिराइव्ड हुआ है मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। और वो क्या करता है, वो रिटेन अपने अंदर फिर से कैपेसिटी लाता है फाइब्रोब्लास्ट, गिव राइज टू फाइब्रोब्लास्ट एंड एडिपोसाइट्स थ्रू आउट लाइफ। पूरा लाइफ जितना रहेगा उसमें से वो मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स है जो फाइब्रोब्लास्ट और एडिपोसाइट सेल्स को राइज करेगा, फिर से वो बनाता ही रहेगा। फिर अगला आ जाइए माइग्रेंट सेल्स पढ़ना है। माइग्रेंट सेल्स क्या होता है, माइग्रेंट सेल्स को या तो फ्री सेल्स भी कहते हैं या ट्रांजिएंट सेल्स। फ्री सेल्स या ट्रांजिएंट सेल्स आल्सो नोन एज माइग्रेंट सेल्स। ये कहां से ओरिजिनेट होता है, ये बोन मैरो से ओरिजिनेट होता है। बोन मैरो क्या है, स्टेम सेल है, बॉडी में स्टेम सेल बोन मैरो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारा है, ये सेल्स को प्रोड्यूस करता है। ओरिजिनेट इन द बोन मैरो, और बोन मैरो से ओरिजिनेट होने के बाद कहां जाएगा, सीधा आगे बात है कि ब्लड में चल जाएगा एंड सर्कुलेट इन ब्लड, यही लिख रहा है। आगे पढ़िए, कोई एक प्रॉपर स्टिमुलाई देगा, हमारे बॉडी में बहुत सारे नर्व्स है, उससे प्रॉपर स्टिमुलाई मिलेगा तो जो ये माइग्रेंट सेल्स है वो ब्लड स्ट्रीम को छोड़ देंगे और वो कनेक्टिव टिश्यू में इंटर कर जाएंगे और वो एक कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन। तो इसका लाइन का यही मतलब है, अपॉन एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई, मतलब कोई एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई जब मिलेगा तो वो जो माइग्रेंट सेल्स है वो ब्लड स्ट्रीम को छोड़ के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर चले जाएंगे और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को वो अंजाम देंगे, स्पेसिफिक फंक्शन अपना कैरी आउट करेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि करके माइग्रेंट सेल्स को भी। सबसे पहले हम लोग मैक्रोफेज पर, सबसे पहला माइग्रेंट सेल्स है मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज को हिस्टियोसाइट्स भी कहते हैं, मैक्रोफेज आर आल्सो नोन एज हिस्टियोसाइट्स। और ये मोटाइल होता है, मोटाइल होगा तभी ना ब्लड से कनेक्टिव टिश्यू में आएगा। फैगोसाइट होते हैं, इंगल्फ करने का प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब कोई फॉरेन सब्सटेंस आया उसको इंगल्फ करने का प्रॉपर्टी रखते हैं। और फाउंड होते हैं, कहां पाए जाते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू या एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में जहां लूज कनेक्टिव टिश्यू वहां पाए जाएंगे। और क्या है, ये कहां से डिराइव्ड हुए, डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स, मोनोसाइट से डिराइव्ड हुए। और मोनोसाइट्स कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, बोन मैरो। बोन मैरो क्या, स्टेम सेल से वो प्रोड्यूस करता है मोनोसाइट। जब ब्लड में माइग्रेट करते रहता है तो मोनोसाइट्स, और मोनोसाइट्स वही कनेक्टिव टिश्यू में चले गया तो उसे नाम देते हैं मैक्रोफेजेज। दो तरह के मैक्रोफेज होते हैं, इनएक्टिव मैक्रोफेज एंड एक्टिव मैक्रोफेज। इनएक्टिव मैक्रोफेज फाइब्रोब्लास्ट की तरह स्ट्रक्चर को कॉपी करता है, इट इज सिमिलर टू फाइब्रोब्लास्ट, पर इसमें कुछ इसको बात ध्यान रखने वाले, कुछ न्यूक्लियस डार्कर होगा, साइटोप्लाज्म में कुछ स्टेन डार्कर होगा, यही सब अंतर है। इनएक्टिव है इसलिए कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। एक्टिव होंगे, जो एक्टिव मैक्रोफेज होंगे उनका मेन काम होगा, वो कैसे होंगे, शेप में लार्ज ओवल सेल होते हैं और किडनी शेप्ड। याद रखने वाली बात है, यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव आपका बन सकता है किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। पूछेगा माइक्रोफेज में कौन सा कैसा न्यूक्लियस का शेप रहता है, किडनी शेप। या तो आपको कभी बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग को देखने को मिलेगा माइक्रोफेज, तो आपको बोलेंगे पहचानने के लिए, तो आप किडनी शेप्ड न्यूक्लियस देख के पहचान सकते हैं कि ये माइक्रोफेज है। देखिए फिगर, ओवॉइड शेप्ड सेल है और ये न्यूक्लियस कैसा है, किडनी शेप्ड दिख रहा है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है। इरेगुलर सरफेस होता है, जैसा कि इरेगुलर सरफेस फॉर इंगल्फिंग एंड एम्बॉयड मूवमेंट। बात करें कि इरेगुलर सरफेस कैसा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके देख लेंगे। जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा इसका सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल जो दिखेगा ऐसा दिखेगा, मतलब इसमें इरेगुलर सरफेस होता है। जो सेल सरफेस आपको बोल रहे हैं इरेगुलर सरफेस होता है, और किस लिए होगा, कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा, बैक्टीरिया आएगा, उसको इनगल्फ करेगा एमीबॉयड मूवमेंट्स हो करके। एमीबा को देखे थे आप लोग, बनाते हो एमीबा, आगे कोई फूड पार्टिकल्स रहता था, वो अपना इनगल्फिंग शो करता था, अपना वो सेल मेम्ब्रेन को आप किसी हिसाब से ढांच लेता था, सूडो बनाता था, सूडो कुछ बनाता था, उसका जो पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स है, वो अपने अंदर लेता था। भाई उसी का काम है कि ये इरेगुलर सरफेस इसीलिए क्योंकि ये इनगल्फ कर रहा है और एमीबॉयड मूवमेंट कर रहा है। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, जब हम इसको स्टेन करते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है बेसोफिलिक, बेसिक मतलब ब्लू कलर देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म ब्लू दिखेगा।
इसमें क्या मिलता है, जायंट सेल्स, फैगोसाइटोसिस नेचर एंड साइटोकिन्स। साइटोकिन्स एक तरह का क्या बोल सकते हैं, केमिकल है। फॉरेन बॉडी जायंट सेल्स को समझते हैं। फॉरेन बॉडी जायंट सेल को इस तरह समझ सकते हैं हम लोग कि कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आया और एंटीजन वो बहुत बड़ा है, साइज में बहुत बड़ा है, तो कोई एंटीजन है, जैसे एजी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंटीजन, और हमारे मैक्रोफेज छोटे छोटे हैं, जैसे इतने छोटे छोटे मैक्रोफेज है। तो क्या करेगा मैक्रोफेज, ये एंटीजन के चारों तरफ, यही सब एंटीजन चारों तरफ आके इसको सराउंड कर लेंगे और ये क्या होगा, ये एंटीजन सिर्फ था और ये सराउंड कर लेंगे। इसके बाद ये क्या दिखने लगेगा, एक बड़ा सा सेल दिखने लगेगा। इसी को नाम दिए फॉरेन बॉडी जायंट सेल। फॉरेन का मतलब कोई एंटीजन, एंड जायंट सेल्स जो मैक्रोफेज उसके चारों तरफ होके बना रहा है, उसी को नाम दे रहे हैं फॉरेन बॉडी एंटीजन सेल। अब आ जाइए, यहाँ पर क्या लिखा है, द मोनोसाइट मैक्रोफेजेज और अदर कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ये सभी बॉडी में मिलकर एक मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम बनाते हैं। मोनोसाइट, मैक्रोफेज और अदर कुछ फैगोसाइटिक सेल मिलकर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कप्फर सेल्स। कप्फर सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, लिवर में पाए जाते हैं, कप्फर सेल्स इन लिवर। और क्या, और पढ़े होंगे स्किन में लैंगरहैन सेल्स, लैंगरहैन सेल्स इन स्किन। और क्या, माइक्रोग्लिया इन ब्रेन लिख सकते हैं, माइक्रोग्लिया सुन लीजिए, माइक्रोग्लिया, और आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दिए कि मैक्रोफेज, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज और अदर फैगोसाइटिक सेल मिलके हमारे बॉडी में मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम बनाते हैं। अब आ जाइए हम लोग इसका फंक्शन देख लेते हैं। मेन काम यही है फंक्शन, फैगोसाइटोसिस ऑफ अनवांटेड पार्टिकुलेट मैटर। अनवांटेड पार्टिकुलेट मैटर के कहने से कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी इंट्रोड्यूस हुआ, उसको इनगल्फ करने का काम करेगा, फैगोसाइटाइज करने का काम करेगा। और क्या करता है, रिलीज अ नंबर ऑफ साइटोकिन्स। साइटोकिन्स रिलीज करता है मैक्रोफेज। साइटोकिन्स क्या है, सेल टू सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सेल टू सेल, एक सेल से दूसरे सेल को सिग्नल करता है, मॉलिक्यूल को सिग्नल करता है। साइटोकिन्स निकलेगा और ये कहां जाएगा, डिफ्यूज इनटू द ब्लड कैपिलरी। कैपिलरी में जाके क्या होता है, ब्लड कैपिलरी में ब्लड बह रहा है, उसमें सेल्स होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, स्टिमुलेट व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करेगा तो क्या करेगा, वो व्हाइट ब्लड सेल्स माइग्रेट कर जाएंगे कनेक्टिव टिश्यू में, माइग्रेट इनटू द कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में जाके क्या रहेगा, मैक्रोफेजेज को हेल्प करेगा इन्फेक्शन से लड़ने में, कॉम्बैटिंग द इन्फेक्शन से लड़ने में। लास्ट क्या है, सम मैक्रोफेजेज एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसका कहने का मतलब क्या है, कुछ मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के नाम से भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह एक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि ये मैक्रोफेज हो गया, इस पर कुछ ये हो गया, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और मेन क्या होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, MSC2 8 में आप लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, MSC2 रहता है। और MSC2 क्या करेगा, MSC2 जो मैक्रोफेज में प्रेजेंट होगा, ये टी हेल्पर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, टी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। और टी सेल्स जब देखेगा MSC2 इस पर है, कोई एंटीजन आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, आगे का एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस तो करेगा, मतलब ये बी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए। समझ रहे हैं, यही है मतलब इस लास्ट लाइन का मतलब कि इस पर प्रेजेंट रहेगा। देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट खींचना है। माइग्रेंट सेल्स के आगे बढ़ते हैं, मास्ट सेल्स। ठीक है, मास्ट सेल्स देखते हैं। मास्ट सेल्स क्या कराता है, मास्ट सेल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं और वाइड सेल्स होते हैं। वाइड सेल्स ऐसे होंगे, लार्ज होंगे, बड़े सेल्स होंगे। सेकंड वन, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मास्ट सेल का, वो जो साइटोप्लाज्म में ये लार्ज सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स कंटेन किए हुए रहते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, मतलब इसका जो सबसे मास्ट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है कि वो अपने साइटोप्लाज्म में लार्ज सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स सीक्रेट करेंगे। ग्रेन्यूल्स मतलब क्या होता है, दानेदार के फॉर्म में ये सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स सीक्रेट करेंगे। और क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग द कलर ऑफ द स्टेन इज कॉल्ड मेटाक्रोमेसी। जो मास्ट सेल्स होते हैं वो स्टेन के द्वारा कलर चेंजिंग का प्रॉपर्टी शो करते हैं और इसे नाम देते हैं मेटाक्रोमेसी। इसका मतलब समझिए कि जो साइटोप्लाज्म होता है, मास्ट सेल्स का साइटोप्लाज्म होता है, वो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स कंटेन किए हुए रहते हैं। तो वाटर सोल्यूबल कर दे तो इसको कोई ऐसे डाई से कर दे तो वो स्टेन हो जाता है, मतलब वो भी बह जाता है, मतलब। तो इसके लिए स्पेशल फिजेटिव चाहिए इसको स्टेन करने के लिए। और जब स्पेशल फिजेटिव हम लोग करते हैं तो ये बेसोफिलिक होता है, तो ब्लू आना चाहिए, मगर उसके जगह पर्पल आ जाता है, ब्लू टू पर्पल या पर्पल टू ब्लू। और इसी चेंजिंग कलर को हम लोग नाम दे रहे हैं मेटाक्रोमेसिस। और ये मेटाक्रोमेसिस क्यों शो हो रहा है, क्योंकि मास्ट सेल्स का जो ग्रेन्यूल्स होता है वो हिपेरिन ज्यादा नंबर में कंटेन किया रहता है, हिपेरिन कंटेन किया रहता है। वही लिख रहा है कि मेटाक्रोमेसिस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि जो मास्ट सेल्स है वो कंटेन है हाईली सल्फेटेड प्रोटीओग्लाइकेन, मतलब हाईली सल्फेटेड मतलब सल्फर प्रोटीओग्लाइकेन कंटेन किया रहता है, जिसका नाम है हिपेरिन। समझ में आया इतना ना, ठीक है, आगे बढ़िए। तो मास्ट सेल्स कुछ चीज सिक्रेट करता है, जो ग्रेन्यूल से सिक्रेट कर रहे हैं, तो ये प्राइमरी मीडिएटर्स होते हैं और सेकेंडरी मीडिएटर्स होते हैं। प्राइमरी मीडिएटर्स वो होंगे जो सबस्टांसेज वो सेल ग्रेन्यूल सिक्रेट कर, जो सबस्टांसेज सेल ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर्ड है।
सबस्टांसेस व्हिच आर स्टोर्ड इन द सेल ग्रेन्यूल्स, वैसे सबस्टांस जो सेल ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर्ड है उसे प्राइमरी मेडिएटर्स कहेंगे। इसका एग्जांपल देख लीजिए, हिपेरिन, हिस्टामिन, न्यूरल प्रोटियोजेज, एरिल सल्फेटेज एंड इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर एंड न्यूरोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर। इसका मतलब समझते हैं, कीमोटैक्टिक मतलब कुछ होगा, वो कीमोटैक्टिक मतलब केमिकल के थ्रू उसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहीं पर समझिए, कीमोटैक्टिक का मतलब यही है कि कोई फॉरेन पार्टिकल या कुछ हुआ, ये कीमोटैक्टिक प्रॉपर्टी होता है। कीमोटैक्टिक प्रॉपर्टी केमिकल के थ्रू अट्रैक्ट करेगा उस स्पेशल चीज को जिसको अट्रैक्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मेडिएटर्स में आ जाइए। सेकेंडरी मेडिएटर्स वो होंगे जो सबस्टांस ग्रेन्यूल्स में तो सीक्रेट नहीं होंगे, पर वो डायरेक्टली रिलीज होंगे। डायरेक्टली रिलीज होंगे एक्स्ट्रा कहां होंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में डायरेक्टली रिलीज होंगे। वो ग्रेन्यूल्स में से नहीं है स्टोर्ड, पर वो सेल से डायरेक्टली रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ गया? सबस्टांसेस व्हिच आर नॉट स्टोर्ड इन द ग्रेन्यूल्स डायरेक्टली रिलीज इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ल्यूकोट्राइन्स, ये भी एक तरह का केमिकल है ल्यूकोट्राइन। इसमें कौन कौन है? C4, D4, E4, प्रोस्टाग्लैंडिन, D2 है, ब्रैडिकाइनिन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, इतना तक क्लियर है। अब आ जाइए, इसके दो वैरायटी देखे जाते हैं। एक होता है द टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू मास्ट सेल्स। इस पर क्या कहना है? हिपेरिन इज द प्राइमरी प्रोटियोग्लाइकन इन द साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल। जो मास्ट सेल का साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है उसमें मेनली हिपेरिन पाया जाएगा, उसको नाम दे रहे हैं द टिपिकल कनेक्टिव टिश्यू मास्ट सेल। और दूसरा ये है म्यूकोसल मास्ट सेल्स। म्यूकोसल मास्ट सेल्स का मतलब है कि जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है वो डायरेक्टली कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट कंटेन किए हुए रहेगा। और इसका एग्जांपल है लूज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट म्यूकोसा। मतलब एलिमेंट्री ट्रैक्ट मतलब माउथ टू एनस। एलिमेंट्री ट्रैक्ट म्यूकोसा में म्यूकोसल मास्ट सेल्स पाए जाएंगे। मास्ट सेल्स जो ओरिजिनेट होते हैं, जो मास्ट सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल्स। क्या कह रहा है? मास्ट सेल्स ओरिजिनेट होंगे स्टेम सेल से। जो स्टेम सेल्स कहां प्रेजेंट है? बोन मैरो में प्रेजेंट है। बोन मैरो में स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, उससे मास्ट सेल्स ओरिजिनेट होते हैं। ऑल्दो जिसकी बात करें, ऑल्दो मास्ट सेल जो है वो फंक्शनली रिलेटेड किससे होते हैं? ब्लड के बेसोफिल से। ब्लड में बेसोफिल पाया जाता है, ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स पाया जाता है, एसिडोफिल बेसोफिल उसके रिलेटेड होते हैं। फंक्शन की बात कर लेते हैं। उसके बाद फंक्शन है क्या? एलर्जिक रिएक्शन, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। मास्ट सेल्स क्या करता है? हमारे बॉडी में कोई एलर्जी हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हुआ, उसी में इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है। यदि हमारे बॉडी में कोई लोकली रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन हो तो क्या से शो करेगा? एलर्जिक राइनाइटिस के फॉर्म में करेगा। अस्थमा हो जाता है, अस्थमा इट इज आल्सो टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। अर्टिकेरिया हो गया। और जो बॉडी में सिस्टमेटिकली रिएक्शन शो करेगा तो उसका क्या होता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक की तरह शो करता है। सेकंड वन इज द एंटीबॉडी रिसेप्टर। इसको समझिए, एंटीबॉडी रिसेप्टर ये कोई हुआ और इस पर कोई मास्ट सेल्स प्रेजेंट है, ये भी इधर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है। कोई इन्फेक्शन आया, इससे कनेक्ट हुआ, मतलब कोई एंटीजन आया और इससे मिलके पहला बार में फिर ये आके इससे कनेक्ट हो गया, मतलब ये एंटीबॉडी आके इससे कनेक्ट हो गया। तो जब दूसरा बार इन्फेक्शन होगा तो इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करेगा। समझ रहे हो? इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करेगा। तो यही बोल रहा है एंटीबॉडी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है इस पे। थर्ड वन इज द एंटीकोएगुलेंट। मास्ट सेल्स में हिपेरिन प्रेजेंट होता है। हिपेरिन इज अ बिग एंटीकोएगुलेंट, इसी को बोल रहा है एंटीकोएगुलेंट। और हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन जो होता है ब्लड में जो लिपिड जम जाता है उसका क्लियरेंस करता है। वही लिख रहा है लिपिड क्लियरेंस फ्रॉम ब्लड। एंड फिफ्थ वन इज द इनएक्टिवेट इन्फ्लेमेशन। जहां इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको इनएक्टिवेट करता है, उसको कम करता है हिपेरिन की वजह से। और क्या करता है? ये WBC को अट्रैक्ट भी करता है। लास्ट क्या है? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को रिलीज करता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करता है? ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है और बहुत सारी चीज करता है, इन्फ्लेमेशन शो करता है। हिस्टामिन की बात करें, हिस्टामिन यहाँ पर प्राइमरी मेडिएटर है। हिस्टामिन क्या करेगा? वैसोडाइलेशन करता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करता है। और यही सब फंक्शन है एलर्जिक रिएक्शन, एंटीबॉडी रिसेप्टर्स, एंटीकोएगुलेंट, लिपिड क्लियरेंस फ्रॉम ब्लड, इनएक्टिवेट इन्फ्लेमेशन, अट्रैक्ट WBC एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, फिर इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ के देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला माइग्रेट सेल है प्लाज्मा सेल्स। ये कैसा होता है? शेप में लार्ज होता है और वाइड सेल्स होता है। लार्ज है और वाइड सेल्स की तरह होता है। और जो इसका न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल हम लोग को देखने को मिलता है शेप में। और ये एक ऑक्युपायर इसेंट्रिक पोजीशन ऑफ द सेल्स, मतलब सेल्स के एक कोने, मतलब एक साइड में तरफ की तरफ पाया जाएगा। और ये इंटेंसली बेसोफिलिक होता है, मतलब कि इसको स्टेन करेंगे तो हम लोग को इसको बेसिक कैरेक्टर मिलेगा, बेसोफिलिक देखने को मिलेगा। और ये जो होता है फुल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फुल होता है। देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बाकी रहता है। स्पेस इसमें क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स, मतलब इसका सामने क्या कर रहा है? डिराइव्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट कहां से प्रोड्यूस होती है? बोन मैरो से। समझ में आ रहा है? बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रही है। इसका ध्यान रखने के वाली बात है कि जो इसका न्यूक्लियस है वो हम लोग को कार्टविल शेप देखने को मिलता है। कार्टविल
मतलब देखो बैलगाड़ी का पहिया देखते हो पुराने जमाने लकड़ी का बना होता है, कार्टविन शेप का होता है न्यूक्लियस इसका क्या बोल सकते हैं, क्लॉक के शेप, क्लॉक के जैसा फेस है। और ये क्यों क्यों होता है, क्योंकि इसमें हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन दोनों पाया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, जहां पूरा टाइटली पैक्ड होगा और कहीं अनटाइटली पैक्ड होगा, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा देखने को हम लोग को मिलता है। समझ में आ गया क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन दोनों प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका प्लाज्मा सेल सीक्रेट एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडीज को सीक्रेट करता है। सेकंड वन यह एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस। एडाप्टिव इम्यून रिस्पांस कहने का मतलब कि कोई एंटीजन आया, हम लोग वो बीटा लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, बीटा लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाएगी। और क्या करेगी, प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज बना रही है वो स्पेसिफिक बना रही है, समझे क्या, प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाएगी वो स्पेसिफिक बनाएगी। जैसे कोई XYZ बैक्टीरिया आया तो बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स को स्टिमुलेट किया और प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडीज बना रहे वह जो XYZ बैक्टीरिया उससे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएगी। समझ में आ गया, इतना है प्लाज्मा सेल्स का कहानी। आगे लास्ट है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स हम लोग ब्लड के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ल्यूकोसाइट्स मेनली नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स, और ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम से माइग्रेट होकर कनेक्टिव टिश्यू में जाते हैं थ्रू कैपिलरी वॉल्स। और ये जो माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन कब इंक्रीज हो जाएगा, जब हमारे बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होगा तब। अब हो गया ल्यूकोसाइट्स, हम लोग इसको और डिटेल में ब्लड में देखेंगे। एक बात समझने वाली बात है कि जो बोन मैरो है, अब हम लोग अंतिम में समराइज कर लेते हैं। बोन मैरो से क्या हुआ, मास्ट सेल्स हो रहा है सीक्रेट, मास्ट सेल्स डायरेक्ट बना स्टेम सेल्स से, इससे क्या हुआ मोनोसाइट्स, बोन मैरो से मोनोसाइट्स निकला, मोनोसाइट्स जब कनेक्टिव टिश्यू में चल गया तो क्या बन जाता है, मैक्रोफेज। समझ में आ गया। और लास्ट क्या है, लास्ट बी लिम्फोसाइट सीक्रेट हुआ बोन मैरो से, मतलब बना बी लिम्फोसाइट्स मेड फ्रॉम बोन मैरो, और बी लिम्फोसाइट्स क्या बन गया फिर जाके कनेक्टेड में प्लाज्मा सेल्स। समझ में आया, इतना याद रखिए। आपका ऑब्जेक्टिव ज्यादातर देखा गया ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा गया कि मोनोसाइट मैक्रोफेज डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स, मास्ट सेल डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम बोन मैरो एंड प्लाज्मा सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो या क्यूरी हो या कमेंट में पूछा कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।